हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है उसके आगे का दोस्तों न्यूमेरिकल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन दिया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं कि आखिर हम इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कोई आदमी 10 किलोग्राम के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है। यानी कहने के मतलब कि जो आपका पत्थर है 10 किलोग्राम वाला, वो दोस्तों पृथ्वी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जब इस पत्थर को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोस्तों आगे देखिए, जब पत्थर जमीन पर पहुंचेगा, यानी जब 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और जब ये पत्थर जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ये आपको बतानी है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बतानी है कि जमीन के अत्यंत निकट पत्थर की चाल क्या होगी। यानी जब जमीन पर आपका ये पत्थर आ जाएगा, पहुंच जाएगा, तो उस समय आखिर जो पत्थर की चाल है वो कितनी होगी, यही दोस्तों आपको बतानी है। तो सिंपली रूप से हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर लिखते हैं दिया गया है, दिया हुआ है पत्थर का जो द्रव्यमान है वो है 10 किलोग्राम। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से लिख सकते हैं m बराबर 10 किलोग्राम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जमीन से पत्थर की जो ऊंचाई है वो है 5 मीटर। तो इसे दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा h बराबर 5 मीटर। तथा दोस्तों पता है कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो होता है कितना, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि प्रश्नानुसार तो गतिज ऊर्जा हमें दोस्तों निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा अगर आप निकालोगे तो गतिज ऊर्जा में आपको द्रव्यमान तो दोस्तों दिया है 10 किलोग्राम, लेकिन जो इसका वेग है, क्योंकि आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है कितना आपका, वो होता है 1/2 गुने mv² होता है ना, mv का होल स्क्वायर। तो दोस्तों द्रव्यमान दिया है पर भी आपका नहीं दिया है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी गतिज ऊर्जा का यहाँ पर परिकलन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली रूप से इस पत्थर की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊंचाई पर अगर आप लेकर जाइएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो दोस्तों उसके ऊंचाई और दोस्तों उसके द्रव्यमान के अनुसार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो लिखेंगे, चूंकि ऐसे देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, EP मान के चलते हैं कि ऊंचाई पर 5 मीटर की ऊंचाई पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो कितना है, EP। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, मान कर लिखिए, मान लेते हैं कि 5 मीटर की ऊंचाई पर पत्थर की स्थितिज ऊर्जा EP है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि 5 मीटर की ऊंचाई पर इस पत्थर की जो स्थितिज ऊर्जा है वो है EP। तो आप क्या करिए, यहाँ पर दोस्तों EP निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल रूप से लिख सकते हैं, इसलिए EP बराबर, देखिए आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो एनर्जी होता है वो दोस्तों होता है mgh के बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं m का मान, m कितना है दोस्तों, m है आपका 10 किलोग्राम, तो लिखेंगे 10 किलोग्राम। आपका g कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, उतना दोस्तों लिख लेंगे। ठीक है, अगर बुक में दिया रहेगा, अगर ये क्वेश्चन रहेगा, अगर आपके एग्जाम में दिया रहेगा g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोस्तों आप लोग क्या करना कि 10 के स्थान पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही आप लोग रखिएगा, 10 बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं कि 9.8 के स्थान पर 10 लेकर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कितना, ऊंचाई है 5 मीटर, तो ले लेंगे 5 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से, चूँकि EP बराबर mgh, क्योंकि इतना होता है, आप लोग दिखा देना बराबर में इसका टोटल कैलकुलेशन करिएगा आप, कितना आएगा, 10 दहिया 100, 100 पचे 500। तो आप लोग यहाँ पर लिख देना 500 जूल। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आ गया क्या चीज, स्थितिज ऊर्जा, यानी 5 मीटर की ऊंचाई पर पत्थर की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितना है, 500 जूल है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार, जब पत्थर जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी।
ठीक है, यहाँ दोस्तों क्या कर सकते हैं आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार जब पत्थर जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो दोस्तों इसलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा तो ई डैश के क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको 5 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा नहीं देखना है, आपको दोस्तों 5 मीटर के नीचे जो वस्तु की जो पत्थर की जो गतिज ऊर्जा है उसको दोस्तों आप लोग को देखना है। तो मान के चलते हैं कि अगर 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है अगर वो ईपी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसी ऊंचाई पर इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका ई के होगी। तो नीचे कैसा होगा, अगर 5 मीटर दोस्तों अगर वो नीचे जाएगा तो वहां पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो दोस्तों कहीं ना कहीं इस रूप में होगी, यानी ई डैश पी के रूप में। ठीक है, और जो गतिज ऊर्जा होगी वो दोस्तों आपका आएगा ई डैश के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई डैश के बराबर यहाँ पर हो जाएगा ई पी। आप बराबर में देखिए ई पी का मान कितना है 500 जूल, तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना 500 जूल और यही दोस्तों आपको मिल जाएगा आंसर 500 जूल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है जमीन के अत्यंत निकट पत्थर का चाल। तो पत्थर का चाल कैसे निकालेंगे, तो देखिए पत्थर का चाल यानी कि हमको भी निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिंपल रूप से लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा दोस्तों, हाई दोनों आपस में क्या है बराबर है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं ई डैश के बराबर ए पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गतिज ऊर्जा का फार्मूला दोस्तों हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो होगा 1/2 और एम भी स्क्वायर, तो एम का मान कितना है 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर ले लेंगे 10 किलोग्राम और जो आपका भी है वो तो पता ही नहीं है, तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं भी डैश का होल स्क्वायर। आप बराबर जो आपका स्थितिज ऊर्जा है वो कितना है 500 जूल, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 500 जूल। देखिए इसको कटा दीजिए 2 पचे 10, 5 में कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर भी डैश बराबर 500 अब बटा में देखिए 500 है ना, ये 5 है, ये चला जाएगा दोस्तों भागा में। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, चाहिए अभी इसको यहीं पर रहने दीजिए ऐसे, इसको कटा दीजिए तो कितना आएगा, कटाएंगे तो आएगा दोस्तों 100, ओनली फॉर आएगा 100 जूल। यहाँ पर भी है तो आप लिख देना इसे मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। इसलिए भी डैश बराबर आपका आ जाएगा √100 फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसका वर्गमूल अगर हम तोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100 का आ जाएगा यहाँ पर 10, मीटर स्क्वायर का आ जाएगा मीटर और सेकेंड स्क्वायर का आ जाएगा सेकेंड, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से जो आपका पहला है वो दोस्तों बन चुका। अब आप बोलिएगा कि सर ये मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर जो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो लाए हैं वो दोस्तों इसकी सहायता से लाए हैं। देखिए इधर का चीज़ है आपका, इधर है आपका जूल और इधर है आपका दोस्तों ओनली फॉर किलोग्राम। तो जूल दोस्तों किसके बराबर होता है, तो आपको पता है कि जो जूल होता है वो दोस्तों आपके देखिए कार्ज का वो एसआई मात्रक होता है। तो कार्ज बराबर क्या होता है, कार्ज बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन, यानी W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, न्यूटन को तोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा क्या चीज, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। अब बटा में हाई जब किलोग्राम देख रहे हैं, अगर ये दोस्तों इधर गुणा में है उधर भेजिएगा तो दोस्तों भागा में आ जाएगा। तो किलोग्राम किलोग्राम खत्म, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर का होबे करेगा। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा और उसके बाद दोस्तों हमने भी डैश का मान यहाँ पर निकाल लिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो जमीन पर आपके पत्थर का जो दोस्तों वेग है उसकी जो चाल है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और कहीं ना कहीं अगर बात करें दोस्तों इसकी हम लोग गतिज ऊर्जा का क्या बताया, गतिज ऊर्जा, तो उसका दोस्तों मान है 500 जूल। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, आप लोग इतना उतार लीजिए। देखिए 2 नंबर में बताया जा रहा है यहाँ पर 0.05 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु
20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधरतः ऊपर फेंकी जाती है तो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तथा उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यही दोस्तों आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पूछा है, अब फिर पूछा है कि उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप लोग जानते क्या करिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोग मान लीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे, मान लिया कि वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई के तथा उच्चतम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा ई डैश पी है। ठीक है, अब दोस्तों हम बताते हैं आपको कि आखिर हमने ऐसा क्यों मान लिया। आप लोग ध्यान समझना, कोई भी चीज आप लोग को दिक्कत दोस्तों नहीं लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो आप कि आपकी जो वस्तु है वो फेंकी कैसी जा रही है, यानी फेंकी कहाँ से जा रही है। तो दोस्तों जो वस्तु है आपकी वो फेंकी जा रही है आपके पृथ्वी की सतह से। तो दोस्तों जब पृथ्वी की सतह से आपकी वस्तु फेंकी जा रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह ऊंचाई की ओर जा रही है, यानी पृथ्वी की सतह से वो ऊंचाई की ओर जा रही है। तो दोस्तों जितनी ऊंचाई तक जाएगी और जिस निश्चित बिंदु तक वो वस्तु आकर रुक जाएगी, वहां पर दोस्तों उसके ऊंचाई और द्रव्यमान के अनुसार वहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। तो दोस्तों हमने उसी स्थितिज ऊर्जा को ऊंचाई पर मान लिया है ई डैश पी। और जब दोस्तों जिस मतलब गतिज ऊर्जा से पृथ्वी की सतह से उस वस्तु को फेंका जा रहा है, वहां पर हमने क्या किया है कि उसके गतिज ऊर्जा को, यानी प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है, यानी जिस गतिज ऊर्जा से जो वस्तु है वो दोस्तों ऊंचाई को ऊपर की ओर अगर वो पकड़ती है तो वहां पर दोस्तों हमने उस गतिज ऊर्जा को ई के रूप में मान लिया है। यानी धरती की जो गतिज ऊर्जा है वो है ई के और ऊंचाई पर की जो स्थितिज ऊर्जा है वो है दोस्तों आपका ए डैश पी। समझ गए। तो आप यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि अगर धरती की गतिज ऊर्जा ई के है तो कहीं ना कहीं इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो ई पी होगी। ठीक, अगर ऊंचाई की स्थितिज ऊर्जा ई डैश पी है तो कहीं ना कहीं उस ऊंचाई पर स्पिन का जो गतिज ऊर्जा होगा वो ई डैश के होगा। तो ऐसे दोस्तों क्या करना है आप लोग को समझना है, समझ रहे ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो दिया हुआ है उसे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उतार सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर, देखिए हमने यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्यों लेकर चला, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर वेग और द्रव्यमान देवे किया है। तो वेग और द्रव्यमान की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऊंचाई तो दिया नहीं है, अगर ऊंचाई दिया रहता तो आप स्थितिज ऊर्जा निकालते, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है, आपका वेग दिया है वस्तु का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों कितना, 1/2 mv का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो है ई के, तो यहाँ पर mv का होल स्क्वायर होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या करो, यहाँ पर बिल्कुल भी ई से मत लिखो, mv स्क्वायर सूत्र पता है तो आप डायरेक्ट m का मान लिखो कितना है, तो 0.05 किलोग्राम। उसके बाद आपका v स्क्वायर, तो v का मान है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, और बराबर में आपका हो जाएगा 1/2। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गुना में 0.05 है। तो दोस्तों इसको आप लोग ऐसे ही रखिएगा, 0.05 आ गुना 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 400, इसको बंद कर देंगे। ऊर्जा कैसे मात्रक होता है, जूल, बाकी सबको भूल जाएंगे, काची है कहा नहीं उसे मतलब नहीं है। यहाँ पर ओनली फॉर लिखेंगे जूल। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 आ गुना 400 है ना, तो 400 को तोड़ सकते हैं इसे, 4 गुना 100, 4 गुना क्या हो जाएगा 100। तो हम लोग 100 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो जो दशमलव होगा आपका वो दोस्तों 2 अंक के बाद क्या होगा, आगे चला जाएगा। अरे ऐसे 0.05 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/100, यानी 5 को आपने 100 से भाग दिया होगा तो आपका 0.05 आया होगा। और साथ ही आप देख सकते हैं कि है ये 4 गुना 100, 4 गुना 100, तो 100 से कटा देंगे तो क्या बचेगा 5 और 4, तो 5 और 4 के हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली फॉर 20, और उसके बाद ऐसे बंद कर दीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा जूल। ऐसे क्या करना है, स्मार्ट तरीके से दोस्तों हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। कटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर कटा दीजिए 2 दूनी 20, यानी कि आ जाएगा 10 जूल। यही दोस्तों आपका क्या होगा, यही आपके वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर
जो आप देख रहे हैं वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वो आया है 10 जूल। जब वस्तु हमें पता नहीं है कि कितनी ऊंचाई पर दोस्तों वो अपना जो अंतिम बिंदु है, जिस उच्चतम बिंदु तक ये वस्तु आपकी पहुंच पाती है, वो उच्चतम जो बिंदु है वो कितनी हाइट तक के लिए है ये हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हमको पता होगा कि कहीं ना कहीं वो जिस उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगी तो उस बिंदु पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वस्तु की, वो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके पृथ्वी के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि वस्तु का जो टोटल जो गतिज ऊर्जा होगा उसका रूपांतरण इसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बताया है कि उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिखिएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हो सकता है आपका E' आप बराबर हो जाएगा E के, आप बराबर कितना होगा। तो दोस्तों देखिए ई के का मान जो है वो आया है 10 जूल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 जूल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए E' आप बराबर हो जाएगा 10 जूल, और यही दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि 10 जूल। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 2 नंबर का जो आपका दोस्तों आंसर है वो भी आपका आ चुका। तो इसी तरीके से क्या करना है, हमें दोस्तों कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। अगर आपको पता नहीं चल पाएगा कि ई के कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग दर्शा देना ऐसे ई के आप बराबर में ऐसे, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले वाला प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक, इसमें देखिए बताया जा रहा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है ये आपको बतानी है, और साथ ही यदि वस्तु को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो वस्तु ठीक आधे रास्ते पर यदि हो तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये दोस्तों आपको बतानी है। तो दोस्तों आप लोग प्रश्न के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि आपके पास जो वस्तु का द्रव्यमान है वो दिया हुआ है कितना, तो 40 किलोग्राम। साथ ही दोस्तों आपको ये भी दिया हुआ है कि इस प्रश्न में जो आपकी वस्तु है उसके पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है वो है दोस्तों कितना, तो 5 मीटर। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बता सकते हैं कि आखिर पृथ्वी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है। जब दोस्तों आप लोग इस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कर लीजिएगा तो उसके बाद दोस्तों आप लोग बिल्कुल सरलता से गतिज ऊर्जा भी दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, बाद में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उस पर दोस्तों हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं दिया हुआ है वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m बराबर कितना, तो 40 किलोग्राम। तो उसे हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। फिर दिया हुआ है ऊंचाई यानी कि h, तो वो दिया हुआ है 5 मीटर। तो इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको चाहिए गुरुत्वीय त्वरण, और आप देख सकते हैं कि इस वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है दोस्तों पृथ्वी के सापेक्ष। जब पृथ्वी के सापेक्ष है तो पृथ्वी पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो जाहिर सी बात है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 यहाँ पर ले लेंगे। तो ले लीजिएगा G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, मान के चलेंगे ना, चूंकि मान लेते हैं कि 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP तथा आधी दूरी पर उसकी गतिज ऊर्जा A' है। तो दोस्तों हमने लिख लिया, चूंकि मान लेते हैं कि 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो है EP तथा आधी दूरी पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो है A'। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो लिख सकते हैं, इसलिए EP बराबर क्या होगा, mgh। तो m दिया हुआ है कितना भाई, तो 40 किलोग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 किलोग्राम। g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ऊंचाई है दोस्तों 5 मीटर, तो यहाँ पर आप लोग 5 मीटर लिख देना है। बराबर में गुणा कर दीजिए सबको, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 5 20 4 5 20 लिख दीजिए। और उसके बाद एगो दूगो जीरो उतार देंगे। और आपको पता है कि ऊर्जा कैसा है मात्रक, जूल। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग जूल। ठीक, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ सकते हैं। तो 2000 जूल आ रहा है कहाँ पर, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा EP है उसका मान आ रहा है 2000 जूल। तो लिखेंगे यहाँ पर
चूंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों इसके आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ही करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने इस सिद्धांत के माध्यम से ये जाना था कि ऊर्जा ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। तो दोस्तों ठीक यही चीज हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। आपने दोस्तों अभी देखा कि 40 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है। तो दोस्तों इस वस्तु द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई पर संचित की गई जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना है, तो उसका मान है दोस्तों 2000 जूल। मान लेते हैं कि अगर पृथ्वी की सतह बिंदु बी से अगर बिंदु ए तक इस वस्तु को उठाया गया है, तो यानी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की अगर दूरी 5 मीटर है, तो दोस्तों जो बिंदु आप ए देख रहे हैं यही क्या होगा, यही दोस्तों आपके 40 किलोग्राम की वस्तु का उच्चतम बिंदु होगा। ठीक, तो जब इस बिंदु पर दोस्तों ये अपनी स्थितिज ऊर्जा ये संचित कर रही है और जब आप बिंदु ए से इस वस्तु को छोड़िएगा तो ये जो वस्तु होगी जब वो नीचे गिरने के क्रम में गति करेगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपने गति के कारण अपने आप को गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करेगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि इस संसार में और कोई भी पिंड वस्तु अगर वो गति करती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके अंदर गति का जो ये गुण होता है वो उसके गतिज ऊर्जा के कारण होता है। तो दोस्तों जब आप इसे बिंदु ए से मुक्त रूप से जब आप इसे गिराइएगा तो इसके अंदर भी क्या होगा, इस वस्तु के अंदर दोस्तों गति होगा। तो बात यहाँ पर ये आई कि आखिर इस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा आया कहाँ से। तो दोस्तों इस वस्तु के पास जो गतिज ऊर्जा है वो कहीं से नहीं आया, बल्कि इस वस्तु द्वारा बिंदु ए पर संचित किया गया टोटल जो दोस्तों इसकी स्थितिज ऊर्जा है, अब वो वही ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होने लगती है। यानी मान के चलते हैं कि अगर बिंदु ए से अगर ये वस्तु आधी दूरी, यानी मान के चलते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का जो आधी दूरी है वो मान के चलते हैं सी है, यानी कि बिंदु ए से जब बिंदु सी पर आपकी वस्तु आएगी और कहीं ना कहीं दोस्तों जब यह अपनी आधी दूरी तय कर लेगी 2.5 मीटर, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जितना यहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा होगा इस वस्तु का वो आधा का आधा खत्म हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके पूरे ऊर्जा में से आधी ऊर्जा चली गई है किसमें, तो इसके गतिज ऊर्जा के रूप में चली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर टोटल ऊर्जा 2000 जूल है, अगर वस्तु को दोस्तों मुक्त रूप से अगर छोड़ दिया जाए तो आधी दूरी तक क्या करेगा कि वो अपने स्थितिज ऊर्जा का वो आधा क्षय कर लेगा। आधा क्षय होने का मतलब कि इसकी जो आधी ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपके पृथ्वी के सतह तक आते आते तक इस वस्तु की टोटल जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों इसके गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, वो रूपांतरित हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर आधी दूरी के लिए देखना है। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। देखिएगा मैं आप लोग बताता हूँ। इसलिए देखिए हमने लिखा है आधे दूरी पर उसकी गतिज ऊर्जा ई डैश के है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ई डैश और उसके बाद के, आप बराबर में टोटल क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल का टोटल जो यहाँ पर ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा वो कितना है 2000 जूल। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे 2000 जूल। अब माइनस मैंने आप लोग बताया ना कि जब ये आधी दूरी तय कर लिया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या किया है, यह स्थितिज ऊर्जा का आधा क्षय कर लिया है। तो 2000 का आधा कितना होगा 1000। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1000 जूल को लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2000 में से अगर 1000 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1000 जूल बचेगा, 1000 जूल बचेगा। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ही दर्शाना है। समझिए कि आपका दोस्तों जो यहाँ पर आंसर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका, ये बन चुका। कितना आएगा, तो 1000 जूल आएगा और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए ना मैंने आप लोगों को जो बताया कैसे यहाँ पर आया है 1000 जूल, क्योंकि भाई जो आपकी वस्तु है उसने आधी दूरी तय कर ली है और उससे आधी दूरी तय करने में गतिज ऊर्जा लगा है और ये जो दोस्तों उसको ऊर्जा मिला है गतिज ऊर्जा वो इसके स्थितिज ऊर्जा से मिला है। तो टोटल जो स्थितिज ऊर्जा है वो है 2000 जूल और उसने आधी ऊर्जा यूज कर ली है आधी दूरी तय करने में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके पूरे ऊर्जा में से पूरे स्थितिज ऊर्जा में से जो आधा ऊर्जा होगा उसकी खपत हो जाएगी। तो कितना बचेगा दोस्तों, खपत होगा तो कितना यहाँ पर खपत हो रहा है आधी दूरी के लिए, तो 1000 जूल खपत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें देखिएगा क्या बताया जा रहा है, इसमें बोल रहा है 600 किलोग्राम का कोई पिंड
30 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, यदि प्रतिरोधी बल लगाकर इसे 150 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाए तो बल का मान क्या होगा, इस अवधि में किए गए कार्य की गणना करें। तो दोस्तों ये आपको बतानी है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे m बराबर 600 किलोग्राम। उसके बाद आप देख सकते हैं पिंड का जो वेग है वो दिया हुआ है कितना, तो 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप देख सकते हैं दूरी दिया हुआ है कितना, तो s बराबर 150 मीटर। ठीक, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लिख लेंगे ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसे आप लोग यहाँ पर उतार लीजिएगा। तो आपको ज्ञात क्या करना है भाई, तो ज्ञात करना है, देखिए बल का मान यानी कि F तथा उसके बाद इस अवधि में किए गए कार्य की गणना यानी कि W। तो कार्य आप बराबर कितना हो जाएगा, तो वाट। तो दोस्तों हमें बल चाहिए ना, तो बल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, बल के लिए हमें त्वरण निकालना होगा। तो दोस्तों आपका द्रव्यमान किया है, आप त्वरण निकाल लेंगे तो बल निकल जाएगा। तो त्वरण आएगा कहाँ से, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, चूंकि गति के तृतीय समीकरण से। क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं कि पिंड 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, यदि प्रतिरोधी बल लगाकर इसे 150 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाए, यानी इसका जो अंतिम वेग है वो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं शून्य हो जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक वेग है वस्तु का वो है कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहले सूत्र लिख लेंगे क्या होता है, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये होता है ना। तो इसका अंतिम वेग कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान नहीं दिया है, s दिया हुआ है कितना, तो 150 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 150 मीटर। ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो छोड़ देंगे, तितरी का हो जाएगा यह 900, आई हो जाएगा मीटर स्क्वायर अब प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। यहाँ गुणा कर देंगे, 150 दूनी कितना होगा, 300, तो लिखेंगे ऐसे 300 मीटर गुना हो जाएगा a। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो 900 आप मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इसका देख रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो लिख लेंगे माइनस 900 अब बटा में, ये a के साथ गुना में है 300 मीटर, तो इधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा भागा में, तो यहाँ पर लिखेंगे 300। त्वरण कैसा मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बाकी सबको भूल जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, घटा देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तितरी के 9, तो आपका आ जाएगा कितना, तो -3, यानी -3 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक, यानी मंदन के रूप में त्वरण आपको प्राप्त हो रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार बल का जो परिमाण होगा वो कितना आ जाएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं F बराबर ma होता है ना, तो m दिया हुआ है कितना, 600 किलोग्राम, तो लिखेंगे 600 किलोग्राम। और उसके बाद a कितना है, तो -3 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर बराबर, गुणा कर दीजिए, 36 कितना हो जाएगा, 18, तो लिखेंगे -18 और डबल जीरो है तो यहाँ पर लिख देंगे 00। ठीक है, अब बल का ऐसी मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे न्यूटन। ठीक है, यानी कि आ गया कितना, तो 1800 दोस्तों यह न्यूटन आ रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे देखिए, इसको हम लोग 1.8 गुणा 10 के पावर 2 है ना, एगो दशमलव ले लिए तो कितना हो गया, 10 की पावर 3 न्यूटन, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पर जो माइनस लिए हैं तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ माइनस मत लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो बल का परिमाण है वो धनात्मक लेकर ही चलते हैं। ठीक है, यानी ये जो माइनस वाला जो दोस्तों आप चिन्ह देख रहे हैं, ये बता रहा है कि वस्तु के विपरीत दिशा में जो वस्तु अब गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में यह बल लगाया गया है, इसीलिए जो वस्तु है वो 150 मीटर की दूरी तय करते हुए वो लास्ट में रुक जाती है। ये माइनस चिन्ह आपको बताती है। आगे क्या बोला है, यहाँ पर कार्य की गणना करें, तो दोस्तों इधर हटेगा तो देखिएगा कार्य बराबर क्या होता है, तो लिख सकते हैं ऐसे, अब W बराबर हो सकता है F I × S, तो बराबर में F कितना है, बल कितना है,
तो आया है 1.8 गुना 10⁻³ न्यूटन। ठीक, और एस कितना है, विस्थापन कितना हो रहा है 150 मीटर, तो लिखेंगे 150 मीटर। बराबर में आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 8 5 40 की 0 ऐसे लगेगा 4, 8 एकम 8 4 हो जाएगा 12, 15 एकम 15 तो हो जाएगा 0, 5 2 7 1 1 2, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 7 0 गुना, देखिए यहाँ पर 10⁻³ है और यहाँ पर एक और 0 है तो कब हो जाएगा 10⁻4 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻4। दशमलव बाद एक अंक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 270 आ रहा है ना, तो दशमलव के बाद हम लोग एक अंक लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा दोस्तों 27 हो गया। तो हम लोग नहीं अगर जगह है तो इसको ऐसे थोड़ा सा और कर दे रहे हैं, तो लिखिएगा ओनली फॉर 27 गुना 10⁻4, तो सबका मात्रक हो जाएगा जूल, इधर भी हो जाएगा जूल, इधर भी हो जाएगा जूल, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर 27 गुणे 10⁻4 जूल। तो आपका जो चौथा नंबर का जो दोस्तों आपका आंसर है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि ये कहाँ से आया 2000 जूल माइनस 1000 जूल, तो आप बताना कि यहाँ पर ऊर्जा का क्षय हो रहा है, इसीलिए तो हमने लिखा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, बाकी इसमें दोस्तों ज़्यादा बिल्कुल भी लंबा लेकर नहीं जाना है। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है वो समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।